जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और इसकी आप मैंने बेसिक्स डिस्कस कर दी थी कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है। देन आप लोगों ने डिस्कस किया आईआरआर कैसे कंप्यूट होता है। आप मैंने कहा था अभी थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके करेंगे। अभी हम लोग इसकी फर्दर प्रैक्टिस वगैरह की तरफ आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने आपका था थोड़ा टेक्निकल है, बाद में मैं करा दूंगा, एक दफा ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन कौन सा? 6। क्वेश्चन 6 निकालिएगा। जी, कह रहे कि थेम्स लिमिटेड हैज बॉट अ फैक्ट्री इन इस्लामाबाद फॉर 1.5 मिलियन एंड इज कंसिडरिंग एक्विपिंग इट इधर विद न्यू और सेकेंड हैंड मशीनरी। अच्छा, कह रहे आपकी जो कंपनी है उसने इस्लामाबाद के अंदर फैक्ट्री ऑलरेडी खरीद ली हुई है। कौन सी कॉस्ट? संक कॉस्ट। रेलिवेंट इरेलीवेंट? इरेलीवेंट हो जाएगी। अच्छा, आगे आपको क्या बता रहा है? कह रहे एंड इज कंसिडरिंग इक्विपिंग इट इधर विद न्यू और सेकेंड हैंड मशीनरी। कह रहे अब डिसाइड हमने ये करना है कि क्या इसके अंदर नई मशीनरी लगाएं कि सेकेंड हैंड यूज कर ली जाए। इसका मतलब आप लोगों से वो ये डिसीजन नहीं पास करवा रहा कि फैक्ट्री लगाऊं कि ना लगाऊं, वो आपसे ये पूछ रहा है मैं मशीनरी कौन सी लगाऊं। अच्छा, आगे कह रहे न्यू प्लांट वुड कॉस्ट 600,000। कह रहे अगर नया खरीदा तो कितने का मिलेगा? 600,000 का। इसका मतलब अगर आप लोग न्यू लोगे तो आपका 6 लाख रुपए का खर्चा आना है। ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या था? ओल्ड प्लांट यूज किया जाए। अच्छा, अब ओल्ड के लिए क्या बताता है? कह रहे द ऑल्टरनेटिव इज टू ट्रांसफर प्लांट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। कह रहे दूसरा हल ये है कि पुरानी जो फैक्ट्री है वहां से प्लांट उतार के इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब ओल्ड वाला प्लांट इस्तेमाल कर लो। अब होगा क्या? कह रहे दिस ओल्ड प्लांट वाज बॉट 2 years अगो फॉर 500,000। 2 साल पहले 5 लाख का खरीदा था। इररेलीवेंट संक कॉस्ट। अच्छा, आगे एंड नाउ हैज बुक वैल्यू 2,50,000। कह रहे आज उसकी कैरिंग अमाउंट 2,50,000 है। ये अब आपके लिए क्या है? ये भी इररेलीवेंट है, ये उस हिस्टोरिकल कॉस्ट का तो पार्ट है। आपको पता है ना, कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करके आप बुक वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी इररेलीवेंट है। अच्छा, आगे कह रहे हैं दिस प्लांट है सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी एज द 600,000 न्यू प्लांट। अच्छा, हमारे ज़हन में ना कई दफा आता है यार चीज सस्ती है तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी कम हो। कहते हैं नहीं, बेशक पुराना लगाओ बेशक नया लगाओ, प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों की बराबर है। मतलब आप ये ना समझे कि पुराना लगाया तो 1,00,000 यूनिट बनाएगा, नया लगाया तो 2,00,000 यूनिट बनाएगा, ऐसा कहता कोई चक्कर नहीं, प्रोडक्शन सेम है। नेक्स्ट कह रहे बट वुड कॉस्ट 400,000 टू रिप्लेस इफ इट वाज डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ द ओल्ड प्लांट इन द न्यू फैक्ट्री। लेकिन कहता अगर आपने ये सोचा ना कि पुराना प्लांट उतार के नई फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो कह रहे फिर जहां से पुराना प्लांट उतारूंगा उधर 4 लाख रुपए का नया प्लांट लगेगा, तो वो रेलिवेंट है। मतलब अगर मैं उसको उतारता हूं तो 4 लाख लगेगा और अगर नहीं लगा निकालता तो इसका मतलब अगर मैं ओल्ड प्लांट को इस्तेमाल करूंगा तो फिर मेरा 4 लाख का खर्चा आएगा रिप्लेसमेंट पे। आगे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे आपको कहते हैं कि द ओल्ड प्लांट हैज करंट मार्केट वैल्यू 200,000। कह रहे वैसे मेरा पुराना प्लांट जो था ना 2 लाख का बिक जाना था। तो अब आप लोग इस वक्त के बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम ओल्ड प्लांट अगर लगा लें, तो अगर आप ओल्ड प्लांट खुद लगा लोगे तो क्या बिक पाएगा? तो बेच के जो 2 लाख का इनफ्लो होना था अब होगा?
ये आपका क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे इसके साथ इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। तो कहता है कि 2 लाख का वो बिक जाना था, लेकिन आगे भी कुछ बता रहा है, एंड वुड रिक्वायर 100,000 टू एनेबल इट टू बी मूव टू द न्यू लोकेशन। कह रहे लाख रुपए का खर्चा आना है इसको यहां से मूव करने पे। देखें, अगर 2 का बिकेगा तो लाख का खर्चा भी तो आ जाना। आपको नेट क्या मिलना था? 1 लाख, लेकिन क्या अब मिलेगा? नहीं। ठीक है, मतलब उसने आपको ये कहा कि अगर आप पुराना प्लांट इस्तेमाल कर लेते हो तो कह रहे एक तो उसको रिप्लेस करने पे 4 लाख का खर्चा है, तो मैंने कहा वो रेलिवेंट हो गया। उसने कहा वैसे मेरा पुराना प्लांट 2 लाख का बिक जाना था, लेकिन उसको यहां से मूव करने पे मेरा लाख का खर्चा आ जाना था। तो 2 का बिकता और बाद में लाख का खर्चा आ जाता तो नेट क्या मिलता? 1 लाख। लेकिन ये तब मिलता अगर आप उसको इस्तेमाल ना करते। हम कैश फ्लो इस बेस पे बना रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अपॉर्चुनिटी पड़ गई। तो इसका मतलब आपको पुराना प्लांट कितने में पड़ गया? 5 लाख में। अच्छा, आगे आपको कह रहे हैं द न्यू फैक्ट्री बॉट एट अ बार्गेन नेवर टू बी रिपीटेड प्राइस हैज मार्केट वैल्यू 1.6 मिलियन। कह रहे ये जो फैक्ट्री थी ना, मैंने 1.5 की मिलियन की खरीदी थी। कह रहे ये ऐसी बार्गेनिंग हो गई थी इसका तो और कोई कर नहीं पाएगा। आज उस जगह की कीमत 1.6 मिलियन है। रेलिवेंट है इररेलेवेंट? इररेलेवेंट है। उसकी रीजन क्या है? इररेलेवेंट क्यों? हाँ, फैक्ट्री तो हम ले चुके हैं, हम ये तो सोच ही नहीं रहे फैक्ट्री लगाऊं कि ना लगाऊं। मैं तो ये सोच रहा हूं मशीनरी कौन सी लगाऊं। तो आप नई मशीनरी लगाओ तो भी उसकी मार्केट वैल्यू 1.6, पुरानी लगाओ तो भी 1.6, तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। अच्छा, आगे क्या कहता है? ऑल मशीनरी हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 ईयर। अब देखिए 15 साल, अगर आप लोगों ने एन्युटी ना पढ़ा होता तो आप लोगों ने पहले 15 साल कैश फ्लो लिखने थे, फिर 15 साल के फैक्टर, फिर 15 साल की प्रेजेंट वैल्यूज, फिर उनके टोटल, तो आपका तो सारा टाइम इसी में जाया होता है। तो जहां पे एन्युटी लग सकता होगा वहां आपने लगा देना है। अच्छा, आपको कह रहे हैं ऑल मशीनरी हैव रिमेनिंग लाइफ 15 साल ड्यूरिंग विच टाइम इट कुड जनरेट नेट कैश इनफ्लो 2,40,000 पर एनम। कह रहे दोनों मशीनरियां, ऊपर उसने क्या कहा था, कैपेसिटी सेम है। कह रहे दोनों मशीनरी हर साल 2,40,000 का कैश फ्लो जनरेट करेंगी। रेलिवेंट? इररेलेवेंट? इररेलेवेंट क्यों? फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। न्यू है तो भी उतना, और ओल्ड वाली लगाओ तो भी उतना। लेकिन अगर वो कहता है ना नहीं लगाओगे तो 2,40, पुरानी लगाओगे तो 2 लाख, फिर रेलिवेंट होते हैं। आगे, एट द टाइम ऑफ 15th ईयर ऑल मशीनरी वुड हैव सफिशिएंट स्क्रैप वैल्यू टू कवर रिमूवल कॉस्ट। कह रहा है 15 साल पर मशीनरी की इतनी स्क्रैप बचेगी कि बस उतारने का खर्चा ही पूरा होना है। मतलब जो बंदा आएगा हम उसे कहेंगे बस उतार के ले जाओ, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, इररेलेवेंट हो गया। आगे, द फैक्ट्री विद एन एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ 45 ईयर वुड हैव टू हैव मार्केट वैल्यू 1.1 मिलियन इन 15 ईयर्स टाइम। कह रहा है वो जो बिल्डिंग है ना, जो जगह है मेरी, कह रहा है उसकी अभी भी लाइफ पड़ी होगी 45 साल, और वो कह रहा है मेरी 1.1 मिलियन में फिर भी बिक जाएगी। अब ये किस चीज की फेयर वैल्यू बता रहा है? फैक्ट्री की जगह की बता रहा है। क्या ताल्लुक है कौन सी मशीनरी लगाऊं? नहीं, इररेलेवेंट। आगे आपको कहता है थेम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कह रहा है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अच्छा, 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट कह रहे हैं डिसाइड ऑन द बेस्ट मेथड ऑफ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। कह रहा है बताओ कौन सी मशीनरी लगाऊं? ओल्ड। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है या नहीं? नहीं, क्यों? ये दोनों वैल्यूज ही आज की हैं, तो जब आज की हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसका अंदर जब पहली रिक्वायरमेंट में उसने पूछा ना आपसे क्या करें, तो आपने ये कैलकुलेशन करके और नीचे डिसीजन लिख देना है कौन सी वाली लगाओ, ओल्ड। तो ये तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट हो गई। अगली पढ़े, कैलकुलेट वेदर और नॉट इट इज वर्थ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। ये अब क्या पूछ गया?
फैक्ट्री तो ले चुका होगा ना, अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? देखिए, अगर आप मशीनरी नहीं लगाओगे, फैक्ट्री नहीं लगाओगे, तो फिर जगह बिक जाएगी ना आपकी। उसने आपको क्या कहा था, ये बार्गेनिंग मैंने ऐसी की है, इसके बाद कोई कर नहीं पाएगा। तो इसका अगर आप फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो फिर वो चीज बिकेगी, बेच के पैसा आ जाएगा। और अगर आपको नहीं जी मैं तो कैश फ्लो इस assumption में बनाऊंगा, मैं तो लगाऊंगा फैक्ट्री, तो अगर आप लोग फैक्ट्री लगाओगे तो जो बेच के पैसे मिलने थे अब मिलेंगे नहीं। अब अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो 15 साल कैश फ्लो भी होंगे। ठीक है, जब यहां पे मैं बात कर रहा था तो आप मुझे कह रहे थे जी सेल्स की फिगर इररेलेवेंट, बिल्डिंग की स्क्रैप या मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट। उसकी वजह ये थी उस वक्त आपने ये डिसाइड नहीं करना था फैक्ट्री लगाऊं कि ना लगाऊं। उस वक्त आप क्या डिसाइड कर रहे थे, मशीनरी कौन सी लगाऊं? तो मैंने कहा जो सस्ती पड़ रही लगवा लो। अब पर वो आपसे ये कह रहा है क्या मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए? तो देखिए, अगर फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो उसको जगह बेचेगा। तो इसका अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये जगह बेच दो या फैक्ट्री लगा लो। हम कैश फ्लो इस assumption पे बनाएंगे कि जी मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। अब अगर मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो इसका फायदा क्या क्या होगा? इनफ्लोज आएंगे 15 साल। ठीक है, 15 साल के बाद आपकी मशीनरी ने भी बिक जाना है, लेकिन उसने कहा था मशीनरी इतने की बिकेगी कि बस खर्चा ही पूरा होना है, जगह बिक जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए मशीनरी लगानी भी तो पड़ेगी। तो इसका मतलब ये था कि अब आपको ना इसकी एनपीवी निकालनी पड़नी थी सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए। ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन 6 की। अब आते हैं इसकी जरा सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, अब कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो सिर्फ ईयर 0 में हो रहे हैं, कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो ईयर 1 से लेके ईयर 15 तक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वैसे लिख देता हूँ 1 से लेके 15 तक। और कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो सिर्फ 15 तक हो। ये जो हमारा डिसीजन मेकिंग यानी वैल्यू निकालने का तरीका है ना, इसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच हम क्या करते हैं, जो रेलिवेंट फिगर्स होती है सिर्फ वो लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। एक तरीका होता है कि टोटल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन की जाए। आपको मैं कहूँ यार दोनों के मुताबिक टोटल निकालो, फिर उन टोटल को कंपेयर करो। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करते हैं जब दो ऑप्शन हो, दो से ज्यादा ऑप्शन हो तो फिर अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है। अगर आपको थोड़ा सीएमए में डिसीजन मेकिंग के अंदर एक क्वेश्चन था 2015 का, साहिल लिमिटेड। ठीक है, वहां पे आपको याद होगा हमने इंक्रीमेंटल नहीं की थी, हमने 3 कैलकुलेशनें की थी। उसकी वजह ये थी उधर ऑल्टरनेटिव 3 थे। 2 हो तो इंक्रीमेंटल काम चल जाता है, 2 से ज्यादा हो तो फिर अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं जी इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ ही हम कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि हम किस बेस पे कैश फ्लोज बनाने जा रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे। अब जब फैक्ट्री लगाएंगे बताएं क्या क्या कैश फ्लो, ईयर 0 में क्या कैश फ्लो होगा? मशीन आपको लगानी पड़ेगी। और आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कौन सी लगाएंगे? ओल्ड। तो बेशक ओल्ड लगाओ, खर्चा तो आ रहा है कितने का? 5 लाख का। अच्छा, और कोई ईयर 0 में आउटफ्लो है या नहीं? कौन सा? हाँ, देखिए आप लोग जब फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो क्या वो जगह आज बेच पाएंगे? उसने आपको क्या कहा था, आज उसकी क्या कीमत है जगह की? 1.6 मिलियन। लेकिन जब आपने कहा नहीं मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा, तो क्या वो 1.6 मिलियन मिलेगा? तो वो आपको क्या फोरगो करना पड़ गया ना, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये मैं ना 000 में फिगर ले रहा हूं। तो इसका मतलब
1600 का ये भी तो आउटफ्लो होगा ना, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा कि हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तो 500 रुपए का आउटफ्लो, और अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो फिर वो जगह बिक नहीं पाएगी, उसको बेच के जो 1600 का इनफ्लो होना था अब नहीं होगा, वो एज एन अपॉर्चुनिटी आउटफ्लो। तो टोटल ईयर जीरो में आउटफ्लो कितने का हो गया? 2100। लेकिन जब फैक्ट्री लग गई तो उसने कहा था 15 साल तक हर साल नेट कैश फ्लो कितना होगा? 240,000। जब 15वां साल खत्म होगा तो उसने कहा था मशीनरी इतने में बिकेगी कि बस बेचने के खर्चे पूरे होने, तो मशीनरी की तो स्क्रैप जीरो होगी। लेकिन उसने कहा जगह मेरी फिर भी बिक जाएगी, वो कितने की बिकेगी? तो वो 1100 आपके लिए क्या हो गया? इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इन्वेस्टर अप्रेजल होता है ना, ये वो जो डिसीजन मेकिंग थी ना सीएमए की, उससे थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ती थी, या हमने ओवर द लाइफ लेना होता है, और यहाँ पे हमने नहीं देखना होता प्रॉफिट है या नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ कैश फ्लो लेना होता है, ठीक है। तो अब ये देखें ना, जीरो में जितने की मशीनरी खरीदी सारी लिख दी, क्या आपको मैंने कहा हर साल डेप्रिसिएशन लिखो? नहीं, ठीक है। एंड पे जो स्क्रैप के तौर पर बिके हमने वो ले लिया, तो इस तरह करके तो ये थोड़ा सा ना उससे आसान होता है। बहरहाल तो ईयर जीरो के अंदर आपका आउटफ्लो हो गया 2100 का, ईयर 1 से 15 तक 240 का इनफ्लो, आखिरी साल 1100 का इनफ्लो, और कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने दिया हुआ था 10%, ठीक है। तो ये आपके थे ईयर्स, ये आपके थे कैश फ्लोज। अब आपने निकालना था इसका फैक्टर एट द रेट 10%, और फिर आपने इसकी निकाल लेनी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसको कंप्लीट घर पे कर लीजिएगा। कैश फ्लोज मैंने इधर लिखा दिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने कहा था छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टेक्निकल था, कुछ चीजें थोड़ी सोचने वाली थी इसमें। यहाँ तक क्लियर है सबको? एन्युटी से करेंगे। अब इसका एन्युटी फैक्टर लगाएंगे ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को जैसे इधर भी मैंने किया, एक से ज्यादा कैश फ्लो, तो मैंने टोटल करके लिख दिया। आपने ने कहा था अभी ये एग्जाम प्रेजेंटेशन नहीं है, एग्जाम में एक एक साल के अंदर 8-8, 10-10 कैश फ्लो आने हैं। आपको ने कहा था अगर आप कैलकुलेटर पे टोटल कर करके लिखोगे, खुदा ना खासा कोई एक कैश फ्लो भी गलत हुआ ना, पूरी फिगर गलत हो जानी, उसके पूरे के मार्क्स कटने हैं। तो इसलिए आप लोग उसकी प्रेजेंटेशन ही ऐसे करो कि खुदा ना खासा अगर कोई फिगर गलत हो तो उस फिगर के मार्क्स कटें, बट बाकी आपके सिक्योर हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अब जो पेपर में प्रेजेंटेशन हुआ करेगी, उसका तरीका ये होगा, हम लोग ना ईयर्स के कॉलम बनाएंगे, ईयर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर हम लोग लिखते जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मसलन आप लोगों को मैं कहूंगा यार मशीनरी खरीदी ईयर 0 में आउटफ्लो, ठीक है, एंड पे स्क्रैप के तौर पे बिक गई आखिरी साल इनफ्लो। आपको मैं कहता हूँ सेल्स हुई ईयर 1, 2, 3। आपको मैं कहता हूँ जी मटेरियल खरीदा, लेबर पे की, FOH पे किए, जिस ईयर के अंदर कैश फ्लो होंगे उसके अंदर आप लिखते जाएं। अज्यूम करते हैं और कोई कैश फ्लो नहीं था, तो यहां से आप लोगों के पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज। फिर आप लोग लिखोगे फैक्टर एट द रेट जो भी उसने दिया होगा, फिर आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद निकालोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसकी बेस पर डिसीजन पास होगा। अब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि यार ईयर 2 की ना मैंने मटेरियल की फिगर गलत कैलकुलेट कर ली थी, तो क्या होगा, एग्जामिनर सिर्फ इसके मार्क्स काटेगा, लेकिन ये जो बाकी मैंने 3 लिखी थी इनके वो देगा।
लेकिन जब मैं कैलकुलेटर पे लिख के टोटल करके लिख देता तो फिर पूरे मार्क्स कटने थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग ना इस तरह प्रेजेंटेशन दिया करेंगे। तो ये मैंने एक स्पेसिमेन सा बताया है, तो अब क्वेश्चन इस तरह के मुताबिक करना शुरू करते हैं तो समझ आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन 7 निकालिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 7, Alpha Limited is considering the introduction of new project the Trump to its range। अच्छा कह रहे हैं आप लोग ना एक नया प्रोजेक्ट है ट्रम्प वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो। अब फिजिबिलिटी स्टडी रिसेंटली अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। फिजिबिलिटी स्टडी रिसेंटली अंडरटेकन, संक कॉस्ट इरेलीवेंट हो गई। अच्छा आगे आपको कहते हैं suggest that selling price 50 per unit should be set for the Trump। कह रहे हो फिजिबिलिटी स्टडी ने बताया कि हम अपनी प्राइस क्या रखें 50, तो ये प्राइस तो रेलिवेंट है ना, सेल्स निकालने के काम आएगी। मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रम्प वुड रिक्वायर a specialized machine costing 1,50,000। कह रहे इसको बनाने के लिए खास मशीनरी चाहिए, 1.5 लाख रुपए की है। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रम्प फॉर इंडेफिनिट पीरियड। कह रहे मशीनरी इंडेफिनिट पीरियड तक उसकी प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब उसकी लाइफ जस्ट लाइक इंडेफिनिट समझ लो। लेकिन कहते कि बट ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज्ड नेचर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी रीसेल और स्क्रैप वैल्यू व्हेन प्रोडक्शन ऑफ ट्रम्प सीजेस। अच्छा आपको कहते हैं कि कह रहे इसकी स्पेशलाइज्ड नेचर होने की वजह से कल को जब आप प्रोडक्शन बंद करेंगे ना तो इसकी स्क्रैप जीरो हो जानी, ये मशीनरी बिक नहीं सकेगी। यानी वैसे मशीनरी की लाइफ इंडेफिनेट है, जब तक चीजें बनाते रहोगे बनाती रहेगी, लेकिन जिस दिन आप चीजें बनाने की प्रोडक्शन बंद कर दोगे, मतलब उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दोगे, तो कह रहे हो मशीनरी आपकी स्क्रैप हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, बिक नहीं सकती, मतलब स्क्रैप कोई नहीं है उसका। आगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रम्प्स आर 30 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली आपके लिए क्या होती है, रेलिवेंट होती है। अच्छा आगे आपको कह रहे हैं एंड ओवरहेड कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी फिक्स्ड लेवल ऑफ 40,000 पर एनम, अवॉइडेबल ओनली इफ नो ट्रम्प्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। हाँ जी कह रहे हैं हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 होगी, लेकिन अवॉइडेबल है, अगर आपने ये प्रोडक्ट ना बनाई तो नहीं लगेगी, तो इसका रेलिवेंट होगी, एट्रीब्यूटेबल होगी ना। लेकिन अगर वो ये ना कहता कि जी अगर नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगी, तो फिर इरेलीवेंट थी। आगे at a selling price 50 it is estimated that 5,000 trump will be demanded and sold each year। demand is expected to be seized after 4 years। अच्छा आपको कह रहे हैं कि अगर हमने 50 रुपए प्राइस रखी तो 5,000 यूनिट पर एनम बिका करेंगे, लेकिन इसकी डिमांड 5 साल तक रहेगी, सॉरी 4 साल तक रहेगी। इसका ना आपको जो कैश फ्लो बनाने होंगे वो 4 साल के बनाने होंगे। आगे कह रहा है ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज विल बी पेड और रिसीव्ड इन कैश एट द एंड ऑफ द ईयर इन विच दे अराइज। कह रहा है कि जिस साल का कैश फ्लो है उस साल के एंड पे ही होगा।
विद द एक्सेप्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन, लेकिन कह रहे मशीनरी के अलावा, कह रहे कि विच विल बी पेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1, कह रहे वो तो ईयर 1 के शुरू में देनी पड़ेगी। ईयर 1 का शुरू कौन सा? 0, ठीक है, 0 में आउटफ्लो होगा। और आगे आप कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब उसने एनपीवी का डिसीजन पास करने को नहीं कहा, तो एनपीवी निकाल के हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अच्छा, अब आपने कहा था आपने जो ईयर्स है ना उनके कॉलम बनाने, ईयर 0, 1, 2, 3, 4। आप लोगों ने क्वेश्चन के ऑर्डर में चला करना है, दरमियान में से फिगर उठाई, कोई एक भी लिखना भूल गए, क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो उस वजह से ना क्वेश्चन के ऑर्डर में चला के रहें। जी, तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ना शुरू करता हूं, ऑर्डर में चलते हैं। कह रहे अल्फा लिमिटेड इज कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट द टर्म टू इट्स रेंज, फिजिबिलिटी स्टडी रिसेंटली अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। अच्छा, पेपर में ना एक दो दफा इस तरह भी एग्जामिनर ने कहा है कि अगर कोई कॉस्ट इग्नोर करोगे तो उसकी रीजन बताना क्यों इग्नोर की थी। जैसे भी आपने मुझे कहा था ना संक कॉस्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जी हमारी पास में इनकर हो चुकी संक कॉस्ट है, सो इरेलीवेंट, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे उसने कहा नहीं हुआ। तो अब कई दफा ये होता है कि जैसे एग्जामिनर के कमेंट्स आंसर्स वगैरह भी आते हैं, वो क्या करता है, इधर लिखता है फिजिबिलिटी स्टडी और आगे डैश लगा देता है कि जी इरेलीवेंट। तो वैसे प्रिंसिपली अगर आप देखें तो लिखने की जरूरत कोई नहीं होती। तो बहरहाल आगे चलते हैं। कह रहे सुजेस्ट दैट सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट शुड बी सेट। अच्छा, अब कह रहे हैं आपको रिकमेंड करी फिजिबिलिटी के 50 रुपए प्राइस रखना। हमारे लिए प्राइस रेलिवेंट है या सेल्स? सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल प्राइस को इग्नोर करते हैं, हमें तो सेल की फिगर निकाल के लिखनी होगी, उसके लिए यूनिट्स चाहिए। आगे आ जाए। मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रम वुड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मशीन। अच्छा, अब इधर हम लिखेंगे मशीन। कह रहे 1.5 लाख रुपए की मशीनरी है। आगे जाके उसने क्या कहा था कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है। किस ईयर में? इनफ्लो आउटफ्लो, तो फिर ब्रैकेट में लिखिएगा। अगर उसने इसका स्क्रैप दिया होता तो आखिरी साल में इनफ्लो लिख देते। अब स्क्रैप उसने दिया कोई नहीं, इसका मतलब आगे अब आपके इसके कोई भी कैश फ्लो नहीं। नेक्स्ट, the machine is expected to be capable of producing trum for indefinite period, although due to its specialized nature, it is not expected to have any resale or scrap value when production of trum ceases. कह रहे scrap कोई नहीं है। Variable cost of manufacturing trum are 30 रुपए पर यूनिट। कह रहे वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट होगी, ठीक है। हमें तो टोटल चाहिए ना, उसके लिए यूनिट चाहिए। आगे, और आपको कह रहे कि एंड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड फिक्स लेवल ऑफ 40,000 अवॉइडेबल ओनली इफ नो ट्रम्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स ये आपके लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। उसने कहा था ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड। किस ईयर में लेंगे? 1। अब फिक्स कॉस्ट है ना पर एनम, तो हर साल ही आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो हर साल इसका आउटफ्लो आ गया।
नेक्स्ट, आपको कह रहे हैं एट सेलिंग प्राइस 50, 5000 टर्म विल बी डिमांडेड एंड सोल्ड ईच ईयर। अब सेल्स की फिगर निकल सकेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकेगी। ठीक है, उसके लिए हम एक सब वर्किंग कर लेते हैं इधर। जी लिख सकते हैं, वो उसके पहले वर्किंग शो करनी पड़ेगी फिर वो लिख सकते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन है ना, आगे जब मैं पास्ट पेपर पे जाऊंगा तो फिर मैं यही काम किया करूंगा। अच्छा जी, कितने यूनिट आपने कहा बेचेंगे? 5000। किस रेट पे? तो क्या सेल्स, क्या उसने कहा मेरे ईयर टू ईयर यूनिट कम ज्यादा हो जाएंगे, या उसने कहा मेरी सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी? नहीं, तो इसका फिर हर साल 2,50,000। उसने क्या कहा था, सेल का इनफ्लो स्टार्ट में होगा? नहीं, तो फिर पहला इनफ्लो कब लिखेंगे? तो ईयर 1 में आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा आप लोगों ने कहा 5000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, 1,50,000। इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। अच्छा, आगे उसने और कुछ भी नहीं दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब का करेंगे टोटल, और टोटल में इनफ्लो और आउटफ्लो का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं नेट कैश फ्लो। जी, तो ईयर 0 का 150,000, इधर का देखें अच्छा, अब जरा देखें, अगर कैश फ्लो तो एन्युटी से सॉल्व हो सकता था आपका, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो की फिगर आप लोगों की सेम हो गई थी। बहरहाल अब 3-4 साल है, तो अगर आप एन्युटी नहीं भी लगाते तो हम कर सकते हैं, तो फैक्टर एट द रेट 10%, ये तो 1.909, 0.826, 0.751, 0.68, फिर आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यूज। ये कैसे निकलेंगी? मल्टीप्लाई करके, तो 150 into 1, इसमें 60,000 इंटू करेंगे तो 54,540, 49560, 45060, 40980। अब आप निकालोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और वो क्या है कि ये आउटफ्लो है और बाकी सारे इनफ्लोज हैं, इनको नेट कर 40140 पॉजिटिव। तो अगर वो आपसे डिसीजन पूछे तो फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह की हम इसकी प्रेजेंटेशन दिया करेंगे, और आपको कहने का इसका फायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फिगर आप किसी ईयर की गलत कंप्यूट कर गए तो सिर्फ उस फिगर के मार्क्स कटेंगे, बाकियों के मिल जाएंगे।
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे में रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, इनफैक्ट रिकॉल कराए थे CMA वाले। तो आप लोग अपने तौर पे एक दफा ना इसका क्वेश्चन 8 ट्राई करके आइएगा, ठीक है? इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आपने एक दफा अपने तौर पे ट्राई करके आना और इसी तरह की प्रेजेंटेशन रखनी है, ठीक है? कल मैं ये कराऊंगा तो एक दफा आप ट्राई करके आए ताकि आप लोग की थोड़ी गलतियां आइडेंटिफाई हो और जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो कि कैसे उसको मैनेज करना था। तो एक दफा क्वेश्चन 8 को ट्राई करके आइएगा, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।